हेलो गाइस। अभी हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में, जो कि एग्ज़ाम्स में नॉर्मली कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो अभी हम उनको डिस्कस करेंगे। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर इंडिया को जन्म और 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में मृत्यु। तो महात्मा गांधी ऐसे लीडर थे जिन्होंने पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म्स इंडिया में हुए, उसमें बहुत भूमिका निभाई थी। हेलो। तो महात्मा गांधी का कोई गवर्नमेंटल ऑफिस नहीं था और वो मेन फोर्स थे सेकंड लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो महात्मा गांधी के बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे यहाँ पे एंड उनके बारे में जानेंगे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई, पिता करमचंद गांधी थे और पत्नी कस्तूरबा गांधी। उनके बेटे भी थे जिनके बारे में क्वेश्चन नहीं आता है। तो महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था। तो अभी हम महात्मा गांधी के जो 6 प्रमुख आंदोलन थे जो महात्मा गांधी ने किए थे उसके बारे में बात करेंगे और उनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं उनकी लाइफ के अर्ली ईयर के बारे में। तो पोरबंदर इंडिया में उनका जन्म हुआ था। ये नॉर्थ ऑफ इंडिया में है। तो वो उच्च जाति के थे और उनकी जो फैमिली थी वो काफ़ी वेल्दी थी। अपना जो घर था उनका, उसके 4th चाइल्ड थे वो, करमचंद गांधी उनके पिता थे और पुतलीबाई उनकी 4थी पत्नी थी उनके पिता की। तो महात्मा गांधी ने अपनी मदर को जो डिस्क्राइब किया था वो डीपली रिलीजियस वुमेन थी और डेली मंदिर जाती थी। और जो मोहनदास बचपन में थे वो बहुत ही शांत थे और स्पोर्ट्स जो होता है उसको पसंद नहीं करते थे और वो एक एवरेज स्टूडेंट थे। 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई कस्तूरबा जी से, और जो उन्हीं की एज की थी। तो उनके फादर ने उनको लॉ के लिए प्रेरित किया। तो शादी के बाद मोहनदास ने अपना जो हाई स्कूल था उसको ख़त्म किया और अपनी वाइफ को पढ़ाया। सितंबर 1888 में महात्मा गांधी इंग्लैंड चले गए स्टडी करने के लिए
और इंडिया छोड़ने से पहले उन्होंने अपनी मदर को प्रॉमिस किया था कि वो मीट नहीं खाएंगे। तो 1888 में महात्मा गांधी स्टडी करने के लिए इंग्लैंड गए थे। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन थे जब वो इंग्लैंड में गए, और इंग्लैंड की लाइफ के साथ एडजस्ट करने में उनको बहुत प्रॉब्लम आई। 1888 में गए, 1891 में लॉयर बन गए और बॉम्बे आ गए। इसके बाद जब वो बॉम्बे में आ गए तो उन्होंने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किया था लॉ करने के लिए राजकोट और बॉम्बे में, लेकिन वो सफल नहीं हुए। एंड थोड़े से समय के लिए पोरबंदर के जो प्रिंस थे उनके लिए वो लॉयर बने थे। तो 1891 में आए थे। उसके 2 साल बाद उनको एक मुस्लिम फर्म में ऑफ़र मिला कि वो लीगली उनको विक्टोरिया, जो साउथ अफ्रीका में है, और ट्रांसवाल जो वहाँ पे जगह है उसकी वो राजधानी है, कैपिटल ऑफ ट्रांसवाल। तो साउथ अफ्रीका जो है यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका था, बहुत सारी कंट्रीज मिलके उन्होंने साउथ अफ्रीका बनाया था। तो बात करते हैं महात्मा गांधी जब फर्स्ट क्लास ट्रेन से सफ़र कर रहे थे नटाल साउथ अफ्रीका में, तो उनको ट्रेन से फेंक दिया गया था। तो जब उनको फेंका गया तो महात्मा गांधी पहले तो सिर्फ 1 साल का सोच के गए थे कि 1 साल तक वो साउथ अफ्रीका में रहेंगे। बट ये जो घटना हुई, उन्होंने वहाँ पे रहने का निश्चय किया कि इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, और वो 1914 तक वहाँ रहे। तो उनके साथ बहुत सी घटनाएं और भी हुई। वाइट मैन के जो माइंस जो थे उनके द्वारा अटैक किया गया। तो इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि एक कैंपेन लॉन्च करना चाहिए ताकि जो लीगल स्टेटस है इंडियंस का वो साउथ अफ्रीका में इम्प्रूव किया जा सके। जो उस समय वही डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे जो ब्लैक पीपल जो होते हैं, जो काले आदमी होते हैं, जो वो फेस कर रहे थे। 1896 में महात्मा गांधी इंडिया आ गए और अपनी पत्नी और बच्चे को अफ्रीका ले गए। तो यानी कि 1993 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे, 3 साल वहाँ पे रहे, उसके बाद अपनी बीवी बच्चों को ले गए। तो जब वो वापस फिर से गए तो उन पे पत्थर फेंके गए वहाँ पे, और वो किसी तरह वहाँ से बचे। तो उन्होंने नटाल जो था वहाँ पे उन्होंने एक फार्म जो होता है, खेत होता है, काफ़ी बड़ा था वो। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो नटाल में एक फार्म खरीदेंगे और जो लाइफ का सिंपलर वे है उसकी तरफ वापस आएंगे। और उन्होंने अपने जो जीवन था, जो वहाँ की डे टू डे एक्टिविटीज़ थी, तो वहाँ पे अन जो अनपेड जो बॉर्डर्स थे, लोअर कास्ट के जो मजदूर थे, उनके लिए उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। और
लाइफ के सिंपलर वे की तरफ आगे बढ़ गए। 1906 में उन्होंने फास्ट किया और उनके फास्ट किया और 1906 में उन्होंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली जब उनके 4 पुत्र हो चुके थे। तो ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा उन्होंने की वर्थ कंट्रोल के लिए और स्पिरिचुअल यूनिटी के लिए। एंड ही ऑल्सो बिगेन टू लिव ए लाइफ ऑफ वॉलंटरी पॉवर्टी। गरीब लोगों के बीच में रहते थे वो, और नटाल में उन्होंने फिर फार्म खरीदा था और 1906 में उन्होंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली और उसका पालन भी किया। और इसी दौरान उन्होंने सत्याग्रह कंसेप्ट जो था वो डेवलप कर लिया था। और अपनी एक ऑटोग्राफ बायोग्राफी भी लिखी है महात्मा गांधी ने, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। तो 1907 1907 में महात्मा गांधी ने सभी जितने भी इंडियंस थे साउथ अफ्रीका में उनको उनका आह्वान किया कि लॉ को बदलना है। उसके लिए जितने भी इंडियंस हैं साउथ अफ्रीका में उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और फिंगरप्रिंट्स देने पड़ेंगे। तो 1907 में 2 महीने के लिए उनको अंदर डाला गया और जब 2 महीने के लिए अंदर डाला गया, सेकंड स्टे था उनका ये, तो उन्होंने डेविड थोरो, जो अमेरिकन एसेस्ट हेनरी डेविड थोरो है, उन्होंने डेविड थोरो का एक एसे पढ़ा, सिविल डिसोबीडियंस। तो जब उन्होंने डेविड थोरो का जो एसे पढ़ा तो उन्होंने मतलब इसका एक डीप इम्प्रेशन उनके अंदर जम गया, क्योंकि अभी जो अहिंसा थी उसका एक उन्होंने डेवलप कर लिया था महात्मा गांधी ने कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो जब उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस पढ़ा तो उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉरस्पॉन्डेंस विद रशियन नोवेलिस्ट लियो टॉल्स्टॉय। और जो रशियन नोवेलिस्ट था लियो टॉल्स्टॉय, उसका भी उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। और जॉन रस्किन्स अनटू दिस लास्ट, ये भी महात्मा गांधी ने पढ़ी थी। तो जो जिसका बहिष्कार किया गया था जिस तबके का, उसके लिए गांधी ने महात्मा गांधी ने एक प्लेस बनाने की सोची और ग्रुप एनवायरनमेंट, यानी कि उनको ग्रुप में रखा जाए, एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। तो उन्होंने जो फॉर्म खरीदा था उसको टॉल्स्टॉय फॉर्म नाम दिया गया। और इसी समय महात्मा गांधी ने वेस्टर्न कपड़े थे उनको त्याग दिया। तो उनकी जो अफ्रीका में फाइनल लीगल अचीवमेंट्स थी वो एक तो ये थी कि एक लॉ बना था जिसमें इंडियन जो मैरिजेस थी उनको वैलिड घोषित किया गया। एंड द एंड ऑफ ए टैक्स ऑन फॉर्मर इंडेंटर्ड इंडियन लेबर, और जो लेबर थी वहाँ की इंडियन लेबर उस पर टैक्स ख़त्म किया गया। तो इंडेंटर्ड लेबर मीन्स वो वहाँ पे वर्क करने के लिए बाउंड थे और वो छोड़ नहीं सकते थे किसी समय के लिए। और
ये दो कानून महात्मा गांधी ने बनाए साउथ अफ्रीका में। और जनवरी 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आ गए। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा जी का टाइटल दिया। और महात्मा गांधी जो थे जाति पाति के विरुद्ध थे। फिर जो ओल्ड जो वैल्यूज थी जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया, उसकी तरफ गांधी कब आए, तो जो रोल्ट एक्ट था 1919 का, उसके लिए गांधी ने एक जनरल हड़ताल बुलाई थी। तो जो रोलेट एक्ट था, रोलेट एक्ट ये था कि जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, उसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में थी उसको ये अधिकार मिल गया था, उसको ये अधिकार मिल गया था कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको बिना किसी सुनवाई के सजा दे दी जाए। महात्मा गांधी ने इसके लिए हड़ताल बुलाई, स्ट्राइक की थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में। लेकिन उन्होंने इसे वापस ले लिया जब जो वॉयलेंस हुई अंग्रेज़ों के साथ। लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ जब वॉयलेंस की थी, तो महात्मा गांधी ने उसे वापस ले लिया था। जब अमृतसर में 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ, जिसमें 400 लोगों को मार दिया गया, तो महात्मा गांधी का रिस्पॉन्स ये था कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार से, अंग्रेजी कोर्ट, अंग्रेजी स्कूल, अंग्रेजी स्टोर सभी से कॉपरेट करना बंद कर दिया था। तो उसके बाद यह हुआ कि जो गवर्नमेंट थी, वो एग्रीड हो गई रिफॉर्म्स करने के लिए जो पहले से कानून बने थे। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। जो महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए, बनाए गए जो या चलाए गए जो कार्यक्रम थे, आंदोलन थे, जिससे कि हमें थोड़ा इजीली समझ आए। यही है कि हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि इजीली हमें समझ आए। तो महात्मा गांधी की जो प्रारंभिक सत्याग्रह थे 1917 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। हालांकि बहुत कम क्वेश्चन आता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, लेकिन इम्पोर्टेंस क्या है। तो उस समय किसानों को एक अनुबंध के तहत 30 में से 3/20, यानी कि अगर किसी की 20 किलो अगर कोई चीज़ है तो 3 किलो, सपोज मान लीजिए कि किसी की ज़मीन है, उसको 20 भागों में बराबर बांट दिया जाए, तो उसमें से जो 3 भाग हैं उन पर नील की खेती ही करनी पड़ेगी। ये रूल था और इसको 3 कठिया पद्धति कहते थे। जाहिर सी बात है, नील की खेती करने से धरती की जो उपजाऊ क्षमता थी वो कम हो जाती थी, तो किसान इससे छुटकारा पाना चाहते थे। तो इसके लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया।
सॉरी फॉर इंटरप्शन गाइस। तो अभी जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो किसानों को एक अनुबंध किया गया किसानों के साथ 20, अगर आपकी 20 एकड़ ज़मीन है तो आपको 3 एकड़ में नील की खेती ही करनी पड़ेगी, और इसे 3 कठिया कहते थे। ये चंपारण की बात है। किसान छुटकारा पाने पड़ चाहना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने राजकुमार शुक्ल, जिनका नाम था, उनको भेजा, गांधी जी को बुलाया, और गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया। सरकार झुकी और आयोग का गठन किया गया, और इस पद्धति को समाप्त किया गया, तथा वसूली जो वसूल करते थे, जो अंग्रेज अधिकारियों ने वसूली की थी, उसका 25% हिस्सा किसानों को वापस दे दिया। और इसी बात के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। अब हम बात करते हैं जो सेकंड सत्याग्रह हुआ था, जो चंपारण सत्याग्रह था। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसकी जो सत्याग्रह की जो प्रेरणा गांधी को मिली थी, वो डेविड थोरो का निबंध था, डिसओबीडियंस, जो मैंने पहले बताया, उससे ली थी। और इस हथियार, जो बाण था, उसको पहली बार महात्मा गांधी ने छोड़ा था साउथ अफ्रीका में। 9 जनवरी 1915 को जब वो भारत आ गए, तो भारत में प्रथम सत्याग्रह उन्होंने चंपारण बिहार में किया, जो हमने अभी डिस्कस किया। गांधी के राजनीतिक जो गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, और अपने राजनीतिक गुरु की सलाह पर, गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर, 2 वर्ष तक महात्मा गांधी ने सिर्फ भारत का भ्रमण ही किया ट्रेन से। उसके बाद 1917 से 1918 के बीच महात्मा गांधी ने 3 प्रारंभिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। एक तो हमने पढ़ा चंपारण सत्याग्रह 1917 में, दूसरा था 1917 के 1 साल बाद खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा गुजरात में है। 1918 में वहाँ अकाल पड़ा, तो अकाल पड़ा था, फसलें खत्म हो चुकी थी, तो वहाँ की व्यवस्था ये थी कि फसल का यदि उत्पादन, जो कुल उत्पादन के 1/4 से कम हो, अगर किसी किसान की 100 किलो गेहूं होता है और उसका केवल 25 किलो हो या उससे कम हो, तो किसानों का कर्ज पूरी तरह माफ करना चाहिए। ये राजस्व व्यवस्था थी। लेकिन सरकार ने जो मालगुजारी प्रक्रिया थी बंद नहीं की, बल्कि 23% और बढ़ा दी। तो किसान नहीं कर सकते थे, सुसाइड हो रहा था, तो गांधी ने घोषणा की कि सरकार किसानों का सारा कर्जा माफ कर दे, और इसके बाद जो सक्षम किसान है, जो कर दे सकते हैं, वो कर दे देंगे। तो ऐसा ही हुआ। अपने अधिकारियों से सरकार ने कहा कि जो किसान सक्षम है उन्हीं से कर लिया जाए, और कर्जा माफ किया गया। 1918 में ही खेड़ा के कुछ 2-3 महीने बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई। तो अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक थी, ये अहमदाबाद में जो मिल के मालिक थे उनका विरोध किया गया। तो वहाँ पे जो मजदूर थे उनका बोनस नहीं दिया गया। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा उन सबको कि आप भूख हड़ताल पे बैठिए, मैं भी बैठता हूँ। और ये भारत में उनकी पहली भूख हड़ताल थी, अहमदाबाद मिल के पास उन्होंने जो की थी। उसके मालिक डर गए 2-3 दिन जब भूख हड़ताल पे बैठे,
और वो समझौते को तैयार हो गए। और जो मजदूर थे उनको 35% बोनस दिया गया। ये बात हुई थी 1918 में। तो 1917 में एक आंदोलन हुआ था चंपारण में, 1918 में हुआ था खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, 1919 में खिलाफत आंदोलन जो हुआ था। तो अंग्रेज़ों ने तुर्की को जीता, वहाँ का जो खलीफा था उसके पद को निरस्त कर दिया। इसके लिए इंडियन मुस्लिम्स में आक्रोश आ गया, वो उसका विरोध करने लगे। तो महात्मा गांधी ने भी उसमें शामिल हुए थे। तो पढ़ते हैं। तो मुस्लिम्स का जो था वो खिलाफत आंदोलन था। तो रॉलेट बिल जो था, जलियांवाला बाग के फलस्वरूप, रॉलेट बिल प्लस जलियांवाला बाग, तो इसके फलस्वरूप भारतीय खिलाफत कमेटी जो थी उसने खिलाफत आंदोलन का संगठन किया। और बाद में महात्मा गांधी के प्रभाव से खिलाफत और असहयोग आंदोलन एक ही हो गए। तो राष्ट्रवादी मुस्तफ़ा कमाल जो थे, उन्होंने 3 मार्च 1924 को समाप्त कर दिया जो आंदोलन चलाया था खिलाफत। वो जो महात्मा गांधी और असहयोग का एक आवरण में आ गए। तो उसके बाद जो हुआ था वो असहयोग आंदोलन हुआ था, 1918 में हुआ था ये खिलाफत और असहयोग आंदोलन। अब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चला 1920 में, उस समय लॉर्ड रीडिंग था। तो ये जो असहयोग आंदोलन चलाया महात्मा गांधी ने, इसने अंग्रेजी जो शासन था उसकी जड़ों को हिलाकर रख दिया था और जड़ों पे ही प्रहार किया। तो असहयोग आंदोलन कैसे चलाया? जितने भी ब्रिटिश दुकानें थी, स्कूल थे, जितने भी ऑफिस थे, उन सब से कॉपरेट करना बंद कर दिया इंडियंस ने। वो किसी ऐसी दुकान से चीज़ नहीं खरीदते थे जो अंग्रेजों से एफिलिएटेड हो। जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े स्तर पे ऐसा हो जाए तो किसी भी शासन की जड़ें हिल जाएंगी। तो अब असहयोग आंदोलन जो है उस पर बात करते हैं। 1920 में स्टार्ट हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उससे स्टार्ट हुआ था। अब असहयोग आंदोलन को जो सफल बनाने के लिए जो प्रयास किए गए थे, देखिए, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी अदालतों का बहिष्कार, 1919 का जो अधिनियम था उसके अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार, सरकारी अर्ध सरकारी स्कूलों का त्याग, सरकारी दरबारों में सम्मिलित ना होना, सरकारी उपाधियां, वैतनिक अवैतनिक पदों का त्याग। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि सरकार को अलग थलग कर दिया था जो अंग्रेजों की सरकार थी। तो 1920 में स्टार्ट हुआ, लेकिन 1922 में 2 साल बाद ही बंद हो गया। तो गांधी के अनुसार ये पूरी तरह अहिंसक होना चाहिए, तभी ये इफेक्टिव है। लेकिन जो फरवरी 1922 में चौरी चौरा गोरखपुर के पास एक जगह है, वहाँ पे कुछ अंग्रेजों को मार दिया गया, तो महात्मा गांधी ने इसे ख़त्म कर दिया। अब चौरी चौरा कौंड जो है उत्तर प्रदेश का कस्बा है। 4 फरवरी 1922 को जो भारतीय आंदोलनकारी थे, गर्म दल के थे शायद, उन्होंने पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसके कारण उसमें जो थे 22 पुलिसकर्मी वो जिंदा ही जल गए। बहुत दुखद घटना थी महात्मा गांधी के अनुसार, क्योंकि उनका आंदोलन चल रहा था और उनका उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाने का। काफ़ी हद तक वो सफल हो भी रहा था, और अगर ये घटना नहीं होती तो मे भी भारत जल्दी आज़ाद हो जाता। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के बाद
1922 को असहयोग आंदोलन देखिए बंद हो गया, उसके बाद महात्मा गांधी को जेल जाना पड़ा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंट हुई थी वो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। तो लॉर्ड वर्कन हेड उस समय भारत के सचिव थे। तो उन्होंने जो नेतृत्व था, मतलब इंडियंस की तरफ से जो आंदोलन करते थे, उनको कहा कि आप कोई ऐसा संविधान बनाओ जिसको सब स्वीकार करें। तो 1927 में लॉर्ड वर्कन हेड ने कहा। तो 1927 का जो मद्रास में अधिवेशन हुआ उसमें इस पे बात हुई और सभी दल मिलके बनाएंगे, इस पे मसौदा तैयार किया जाए। तो फिर उसके 19 मई 1928 को डॉक्टर अंसारी थे, उनकी अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ। जो मोतीलाल नेहरू थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जो जिसको कार्य सौंपा गया संविधान बनाने का। उस समिति ने ज़्यादा समय नहीं लिया और 3 महीने के अंदर 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट दे दी, जिसको लखनऊ में जो सभा हुई उसने स्वीकार कर लिया। अब इसका थोड़ा सा पढ़ते हैं कि नेहरू समिति रिपोर्ट की जो सिफारिशें क्या थी। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली समाप्त की जाए और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाए ताकि सभी इकट्ठे वोट दे सकें। भाषाई जो अधिकार थे, आधार था भाषा का अधिकार, उसके आधार पर प्रांतों का गठन होना चाहिए। तो भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, लेकिन जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों का संरक्षण होगा। उच्चतम न्यायालय और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए और केंद्र और प्रांत में संघीय आधार पर शक्ति का विभाजन किया जाए। तो ये तो बात हुई 1928 की। लेकिन 1927 में एक और बात हुई अंग्रेजों की तरफ से। 1927 में गठन किया गया साइमन कमीशन का, लेकिन इंडियंस ने विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी इंडियन नहीं था। जाहिर सी बात है कि इसमें अंग्रेजों का ही ध्यान रखा जाएगा। तो इसका जो बहिष्कार का निर्णय लिया वो उसी अधिवेशन में लिया जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी मोतीलाल नेहरू ने 1927 मद्रास अधिवेशन में और एम एस अंसारी की अध्यक्षता में। तो भारत का जो आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। इस दौरान लाठीचार्ज हुआ और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो 1928 और 29 के बीच जो कमीशन था वो भारत 2 बार आ चुका है और उसने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो इस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन होना था इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स का, उसमें विचार होना था इस रिपोर्ट पर। तो इसकी जो सिफारिशें थी वो ये थी प्रांतों में द्वैध शासन खत्म हो, अखिल भारतीय संघ जो था उसके विचारों को ना माना जाए, बर्मा को भारत से अलग किया जाए और उसका अलग संविधान। ये जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों के हितों का ध्यान रखा गया था। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो घटना हुई थी वो थी दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायी लिए और 24 दिनों की पदयात्रा की। तो साबरमती से दांडी पहुंचे, वो गांव है दांडी छोटा सा, 5 अप्रैल को, और 6 अप्रैल को उन्होंने वहां पे नमक बनाया। पूरे देश में अलग अलग जगहों पे नमक तोड़ा गया उसी दिन। और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। तो
धरसना जो जगह थी वहीं पे, वहाँ पे नमक सत्याग्रह का नेतृत्व के सरोजिनी नायडू द्वारा किया गया और मणिलाल गांधी के बेटे जो थे उन्होंने किया। पूरे देश में बहुत सारे जगहों पे इस कानून को तोड़ा गया। और उत्तर पूर्व में, भारत के उत्तर पूर्वी स्टेट्स में इस आंदोलन का नेतृत्व 13 साल की एक नागा महिला ने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी। इन्हें नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है अभी। तो अब हम पहुंचते हैं गोलमेज सम्मेलन। लंदन में हुआ आयोजित, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और 9 सदस्यों ने भाग लिया। तो इसके बाद जो ये असफल हुआ, जाहिर सी बात है, क्योंकि कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जो लोगों के जो इमोशंस थे उनको व्यक्त कर रही थी नेशनल फ्रंट पे। तो अगर अंग्रेजों को भारत में शासन करना था तो उनको ये चीज़ चाहिए थी कि भारतीयों को अपने में मिला सके ताकि उनको स्लेव बनाया जा सके। तो अंग्रेज़ों ने एक और चाल चली और वो था गांधी इरविन समझौता। ये समझौता हुआ महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। तो कांग्रेस की ओर से जो इसका रिजल्ट आया उसमें सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लेगी कांग्रेस, ये बताया गया। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन फिर से हुआ 1931 में, गांधी जी ने भाग लिया लेकिन सांप्रदायिक समस्या के कारण ये असफल रहा। तो अब हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 6 अप्रैल को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ कांग्रेस ने चलाया। मुख्य नेतृत्व गांधी जी ने किया। तो इसका कारण क्या था? यंग इंडिया जो समाचार पत्र था उसमें एक लिखा गया लेख और उसमें 11 मांगे की गई। तो जब मांगे की तो सत्याग्रह की जो चर्चा थी, अंग्रेजी सरकार ने कहा कि सत्याग्रह की चर्चा बंद करें और 21 जनवरी 1930 तक का समय दें। और ऐसा कह सकते हैं कि 21 जनवरी 1930 का समय दिया गया। 31 जनवरी तक सरकार ने मांगे नहीं मानी और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन एक अम्ब्रेला टर्म थी। इसके अंदर क्या क्या हुआ? नमक कानून तोड़ा गया, कर भुगतान नहीं करना, विदेशी बहिष्कार, सरकारी सेवाओं का त्याग आदि सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत हुआ था। तो इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार को झुकाना ही। और ब्रिटिश सरकार ने सख्त कदम उठाए, गांधी जी को जेल में डाल दिया बाकी नेताओं के साथ, जो कि बैकफायर हुआ अंग्रेजों पे, हम सभी जानते हैं। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात करते हैं। 9 अगस्त 1942 को हुआ और महात्मा गांधी ने नारा दिया, करो या मरो। ये जो आंदोलन था भारत को भले स्वतंत्र नहीं करवा पाया लेकिन बहुत ही जो दूरगामी परिणाम थे अच्छे रहे। और ये अंतिम महाप्रयास था जो किया गया था आज़ादी के लिए। तो लॉर्ड वेबल 1947 तक वायसराय थे। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया वायसराय। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ऐलान किया कि ब्रिटिश जो भारत था उसको स्वतंत्रता दी जाएगी लेकिन इसका विभाजन भी होगा।
और बाद में इसके अनुसार काम किया गया। तो महात्मा गांधी का रोल ये था, फिर महात्मा गांधी की डेथ हुई थी। लेकिन उनके रिलेटेड जो भी देखिए हमने आंदोलन पढ़े, तो 1 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी यहाँ पे आ गए थे। उनके गुरु थे गोखले जी। गोखले जी की सलाह पे 2 साल वो घूमे। 1917 में महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ल जो उनको लेने आए थे नील की खेती के लिए बिहार में, वहाँ पे उन्होंने आंदोलन किया और सरकार ने उनकी बातें मानी। फिर उसके नेक्स्ट ईयर 1918 में 2 आंदोलन हुए, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा आंदोलन। चंपारण उससे पहले हुआ था 1917 में। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ और 1918 में ही अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई। 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया और 1922 में ख़त्म कर दिया गया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंडर नमक कानून तोड़ा गया, टैक्स नहीं दिए गए इत्यादि कार्य किए गए। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था। महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया। अंग्रेजों ने जो एक्ट बनाया था 1919 का, जिसे मार्लिमेंटो एक्ट कहते हैं, 1919 का जो एक्ट बनाया गया था उसके लिए 10 साल बाद एक जांच होनी थी। तो 1927 को आना था, लेकिन 1928 को आया, जब साइमन कमीशन नाम दिया गया उसे, और ये कमीशन जो उसके हेड थे उनके नाम पे दिया गया। जब वो भारत आया उसका विरोध हुआ, लाला लाजपत राय विरोध लाठीचार्ज में मारे गए। तो काले झंडे दिखाए गए साइमन को। इस बीच साइमन 2 बार जो आयोग था भारत आया, 1930 में अपनी रिपोर्ट दे दी। और जाहिर सी बात है, रिपोर्ट में इंग्लिश प्रो रिपोर्ट थी वो। तो उसके बाद जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, गोलमेज सम्मेलन पहला सफल रहा, क्योंकि कांग्रेस और बाकी बड़े नेता जेल में थे। इसके बाद सेकंड गोलमेज सम्मेलन के लिए महात्मा गांधी को जेल से निकाला गया, बाकी नेताओं को कुछ शर्तें रखी। तो महात्मा गांधी ने अंग्रेज प्रतिनिधि के तौर पे इसमें हिस्सा लिया और बात वहीं पे सांप्रदायिक के आधार पर अटक गई। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से स्टार्ट किया गया, जब मांगे पूरी नहीं हुई। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। इसके काफ़ी दूरगामी परिणाम थे। इसके फिर 3 साल बाद जब माउंटबेटन को बनाया गया वायसराय, तो उसने घोषणा की कि आज़ादी दे दी जाएगी, लेकिन बंटवारा भी होगा। फिर बंटवारा हुआ, वो नेक्स्ट टॉपिक है। लेकिन महात्मा गांधी के रिलेटेड जो भी टॉपिक थे वो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। और आई होप कि ये इजीली इसको मेमोराइज किया जा सकता है। तो महात्मा गांधी प्रतिदिन 18 किलोमीटर पैदल चलने वाले व्यक्ति थे और 4 महाद्वीप और 12 मुल्कों में नागरिक अधिकारों से जुड़े आंदोलनों का श्रेय उनको जाता है। ब्रिटेन में उनकी मृत्यु के 21 वर्ष पश्चात उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा पुकारा था, महात्मा की उपाधि दी थी। और सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी को कहाँ से लगी? वो लगी थी डेविड थोरो के निबंध से। डेविड थोरो का निबंध था डिसओबीडियंस।